हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस में। आज हम किसी कंपनी का एनालिसिस ना करके एक पूरी इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे, पेपर इंडस्ट्री का एनालिसिस। तो पेपर, जैसा कि आपको पता है कि हम न्यूज़पेपर्स में या फिर नोटबुक्स में या फिर रिसेंटली हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम जो बॉक्सेस यूज़ करते हैं, इस तरीके की चीज़ों में जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जैसा कि हमें पता है कि पेपर एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है, तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि इस तरीके की कंपनीज़ को कैसे एनालाइज़ किया जाता है, वो क्या क्या मेन चीज़ें हैं जो हमें देखनी होती हैं इस तरीके की कंपनी को एनालाइज़ करने से पहले। तो आगे बढ़ने से पहले मैं इस बारे में बात कर लेता हूँ कि आखिर मैं पेपर इंडस्ट्री को एनालाइज़ करने क्यों बैठा। तो अभी कुछ दिन पहले लास्ट वीक ऑलमोस्ट जो है 14 नवंबर को जो है मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और न्यूज़पेपर में एक ऐड मुझे नज़र आई जो कि जो है कॉर्गेटेड बॉक्सेस या फिर जिसे आप जो है कार्टून या कार्टन बॉक्सेस या फिर जो है गत्ता जो बॉक्सेस होते हैं, वो उस इंडस्ट्री के द्वारा, जो उनकी इंडस्ट्री है, उन्होंने ऐड निकाली कि जो है जो पेपर है, क्राफ्ट पेपर, जो कि ब्राउन कलर का पेपर होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कैसा दिखता है। और तो ये जो पेपर है ये बॉक्सेस बनाने के लिए यूज़ होता है। तो ऐड ये थी कि जो है इसके जो क्राफ्ट पेपर हैं उसके प्राइसेस हर दूसरे 2-3 दिन में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि ये जो बॉक्सेस बनाने वाली कंपनीज़ हैं वो जो है मतलब अपने कस्टमर्स को एक प्राइस कमिट करती हैं और पीछे से जो है इसके प्राइस क्राफ्ट पेपर के प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिस वजह से इन्हें इन्वेंट्री लॉसेस हो रहे हैं। तो बेसिकली जो ऐड थी वो ये थी कि हम अपील कर रहे हैं पूरी इंडस्ट्री को कि जो पूरा जो हमारा जो पेपर है उसके प्राइस क्योंकि बढ़ रहे हैं, तो हमें जो बॉक्सेस हैं उनके प्राइस बढ़ाने चाहिए बाय 35%, सो दैट कि हमें जो है लॉसेस ना हो। तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि हालांकि इस कंपनी को, मतलब इस तरीके की इंडस्ट्री को जो है जो बॉक्सेस बना रही है उन्हें लॉसेस हो रहे हैं, तो मुझे लगा क्या ये एक ट्रिगर हो सकता है कि जो क्राफ्ट पेपर बनाने वाली कंपनीज़ हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी खबर हो कि भाई आखिर, मैं इसलिए जो है पढ़ने बैठा कि आखिर क्राफ्ट पेपर के जो है बढ़ने का रीज़न क्या है। तो आपको इस वीडियो में जो है अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि आखिर क्या रीज़न था जिस वजह से जो है क्राफ्ट पेपर के प्राइसेस बढ़ रहे थे और क्या उनसे एक्चुअली में जो पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उन्हें फ़ायदा मिलेगा, या और कौन कौन से की ट्रिगर्स हैं जिनसे उन्हें फ़ायदा मिल सकता है फ्यूचर में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं किस किस बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले जो है मैं पेपर इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि पेपर इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है, कितने प्लेयर्स हैं, कैसा कंपटीशन रहता है और जो है ओवरऑल इंडस्ट्री की डायनामिक्स कैसी है, कैसी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं, बेसिकली हाईलाइट। उसके बाद जो है मैं इंडस्ट्री की वैल्यू चेन के बारे में बात करूंगा कि पेपर कैसे बनता है, इस ओवरऑल जो पूरी की पूरी वैल्यू चेन में किस किस तरीके से, किस प्रोसेस में जो है कौन कौन से जो है की प्लेयर्स होते हैं, कौन किस किस तरीके की कंपनीज होती हैं, क्या क्या रॉ मटेरियल्स होते हैं। उसके बाद जो है मैं ओवरऑल इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स के बारे में उसके बाद कुछ की ट्रिगर्स देखेंगे जो कि आजकल चल रहे हैं या फिर आगे आने वाले जो कि हमें देखने रहेंगे किसी भी कंपनी को एनालाइज करने से पहले। उसके अलावा कुछ प्रीवियस साइकिल्स जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं, वो क्यों हुई थी, उनके क्या रीजंस थे, उससे जो है हमें फ्यूचर साइकिल्स हेल्प मिलती है प्रेडिक्ट करने के लिए कि कब जो है हमें बाय करना है, कब सेल करना है। फाइनली जो है इस तरीके की कंपनीज को कैसे वैल्यू किया जाता है और इस तरीके की ये जो पूरी पेपर इंडस्ट्री है उसके लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो मेनली 5 तरीके के पेपर्स जो है पेपर इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। जो सबसे पहला है वो WPP बोला जाता है, या जिसे राइटिंग पेपर बोला जाता है, जिससे जो है हम जो प्रिंट आउट्स लेते हैं या जो नोटबुक्स होती हैं, बेसिकली राइट करने के लिए जो पेपर होता है वो राइटिंग पेपर। उसके अलावा आपका न्यूज़पेपर हो गया, ये कैटेगरी है। उसके अलावा पैकेजिंग पेपर हो गया या पैकेजिंग बॉक्सेस हो गए, ये कैटेगरी है। उसके अलावा जो है आपका एक स्पेशलिटी पेपर होता है और साथ साथ जो है क्राफ्ट पेपर होता है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जो स्पेशलिटी पेपर हैं ये कुछ स्पेशल टाइप के पेपर्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि सिगरेट के बॉक्सेस होते हैं या बटर पेपर हो गया। तो ऐसे स्पेशल टाइप के जो पेपर्स होते हैं जिनका यूज़ तो काफ़ी कम होता है, लेकिन जो इनका जो प्रॉपर्टी होती है वो कुछ स्पेशल टाइप की होती है, तो इनमें थोड़ा ज़्यादा मार्जिन रहता है कंपेयर टू रेगुलर पेपर। तो एट अ हाई लेवल ये 5 तरीके के पेपर्स जो हैं पेपर इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। अब अगर इनके एप्लीकेशंस की बात करें तो राइटिंग पेपर का तो ऑब्वियस है कि भाई कॉपीज़ या फिर प्रिंट आउट्स वगैरह के लिए जो पेपर होता है वो बनाने के लिए यूज़ होता है। क्राफ्ट पेपर के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जो क्राफ्ट पेपर है वो जो आपके कार्टन्स होते हैं या जो बॉक्सेस होते हैं वो बनाने के काम आता है। उसके अलावा स्पेशलिटी पेपर जो होता है वो कुछ स्पेशल यूजेस के लिए काम आता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई सिगरेट के लिए जो शाइनी पेपर होता है या फिर बटर पेपर होता है, इस तरीके के जो स्पेशल पर्पस जो पेपर होते हैं वो स्पेशलिटी पेपर में आते हैं।
उसके अलावा न्यूज़पेपर तो ऑब्वियस ही है, न्यूज़पेपर के लिए यूज़ होता है। और फाइनली जो पैकेजिंग बोर्ड है वो बेसिकली जो वाइट कलर का आपने देखा होगा बोर्ड होता है, जिसमें जनरली जो है आप मेडिसिन वगैरह भी पैक होती हैं, या मैच बॉक्सेस का जो होता है, या उसके और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि पेपर प्लेट्स हो गई, इस तरीके के यूज़ होते हैं। वो जनरली जो आपका पेपर होता है उसी को एक थोड़ा थिक वेरिएंट कह सकते हैं, वो जो है पैकेजिंग के लिए यूज़ होता है। तो जनरली वीडियोस में मैं क्या करता हूँ कि पहले इंडस्ट्री को डिस्कस करता हूँ और उसके बाद कंपनीज़ को डिस्कस करता हूँ। लेकिन ये जो है, क्योंकि ये एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है, तो इस तरीके की इंडस्ट्री में अगर आपको इंडस्ट्री डिटेल में नहीं समझ में आएगी तो आपको कैसे एनालाइज करना है ये नहीं समझ पाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं सिर्फ इंडस्ट्री को डिस्कस करता हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं जो इस इंडस्ट्री की मेन कंपनीज़ हैं उन्हें डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में जो है मेनली इंडस्ट्री को डिस्कस कर रहा हूँ। अगर पेपर इंडस्ट्री की कुछ की हाइलाइट्स के बारे में बात करें, यानी कि जो ओवरऑल इंडस्ट्री है वो कैसे वर्क करती है उस बारे में बात करें, तो सबसे पहली बात तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। तो बहुत ज़्यादा कैपिटल है जो कि इन्वॉल्व होता है। तो जो अगर नए प्लेयर को अगर पेपर इंडस्ट्री में सेटअप करना है तो बहुत ज़्यादा लैंड की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरी की ज़रूरत होगी, तो बहुत ही कॉस्टली अफेयर रहता है। अगर आप रिटर्न की बात करें तो इतना ज़्यादा आरओसी नहीं बनाती हैं, एक्सेप्ट फॉर सर्टन टाइप्स ऑफ पेपर जिनके बारे में मैं आगे बात करूँगा। उसके अलावा जो ये इंडस्ट्री है वो सिक्लिकल इन नेचर है, तो जो है इसमें अप साइकिल और डाउन साइकिल आती है, प्राइसिंग पावर नहीं है। तो होता क्या है कि जब डिमांड और सप्लाई से काम चलता है, तो जब डिमांड बहुत ही ज़्यादा होती है, जब रॉ मटेरियल की प्राइसेस डाउन होती हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होता है। जब डिमांड गिर जाती है या फिर रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो जो है इनका जो आरओसी है वो गिर जाते हैं, साथ साथ इनको लॉसेस भी होते हैं काफ़ी बार। जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है। ओवरऑल अगर आप इंडिया में बात करेंगे तो पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है उसमें जो है अगर आप टॉप 10 प्लेयर्स को लेंगे तो लेस देन 10% मार्केट शेयर रखते हैं। वहीं अगर आप यूएस वगैरह में देखेंगे तो जो टॉप 10 प्लेयर्स हैं वो 70% से भी ज़्यादा जो मार्केट शेयर है वो रखते हैं। साथ साथ जो है जो कि कोई भी प्लेयर जो है वो 3 या 4% से ज़्यादा जो है पूरे इंडिया का नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, और ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से जो है प्राइसिंग पावर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स नहीं हैं, छोटे छोटे प्लेयर्स हैं और बहुत सारे प्लेयर्स हैं। उसके अलावा मैं थोड़ी और हाईलाइट्स देता हूँ आपको इंडस्ट्री के बारे में। ये जो इंडस्ट्री है वो पेपर बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, तो बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ करने वाली इंडस्ट्री है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा देखनी रहेंगी कि काफ़ी बार क्या होता है कि जहाँ पे ये इंडस्ट्री होती है वहाँ पे पानी की शॉर्टेज हो जाती है। तो भाई पानी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और साथ साथ पानी का कंजम्पशन कितना है। तो जिनकी पुरानी इंडस्ट्रीज़ हैं वो उनका जो वाटर कंजम्पशन है वो आजकल जो नई इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं उनसे 3-4 गुना है। तो जो टेक्नोलॉजी है उसे अपग्रेड करना रहता है, क्योंकि ताकि जो है वाटर कंजम्पशन को कंटिन्यूसली कम कर सकें। और साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाली इंडस्ट्री है। तो जो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास कैप्टिव पावर है, अब कैप्टिव पावर का मतलब होता है कि अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद बनाते हैं, अपना पावर प्लांट है, या तो सोलर पावर प्लांट है या कोल पावर प्लांट है। तो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि कोल पावर प्लांट रखते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सोलर लगवा के रखते हैं। तो वो उनके लिए जो है ज़्यादा बेटर रहता है कंपेयर टू दोज जो कि पावर जिनके पास अपनी कैप्टिव पावर नहीं है। उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटिंग इंडस्ट्री होती है। जब आप पेपर बनने के प्रोसेस में जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है तो बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड इंडस्ट्री रहती है। तो मतलब गवर्नमेंट के रेगुलेशंस रहते हैं कि आपको जो वाटर है, जो सीवेज है, उसे बहुत ज़्यादा ट्रीट करके ही जो है डिस्चार्ज करना है। तो जो कंपनीज़ जो हैं, ज़्यादा बड़ी कंपनीज़ हैं, उन्होंने जो है अपने प्रॉपर तरीके से काम करती हैं, अपने सीवेज को ट्रीट करती हैं। तो वो सब हमें देखना रहता है कि भाई इस तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कंपनी में। अगर अब इंडिया की बात तो क्योंकि ये इंडस्ट्री एक ग्लोबल इंडस्ट्री है, तो सिर्फ इंडिया में क्या चल रहा है उससे जो है कम मैटर करेगा, पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है इस इंडस्ट्री में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर आप ओवरऑल इंडस्ट्री देखेंगे तो एक स्लो ग्रोइंग इंडस्ट्री कह सकते हैं अगर आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे, और अगर आप इंडिया में देखेंगे तो एक मीडियम ग्रोइंग इंडस्ट्री कह सकते हैं। तो इंडिया में क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कम है मिडिल क्लास, एक ग्रोइंग मिडिल क्लास है, तो जो पर कैपिटा इनकम है वो राइज़ कर रही है। तो इस वजह से जो है जो पैकेजिंग पेपर है वो काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहा है, 7-8% की ग्रोथ दिखाता है हर साल। वहीं अगर आप राइटिंग पेपर की बात करेंगे तो वो भी एवरेज ग्रोइंग है, क्योंकि जो इंडिया में अगर आप एजुकेशन लेवल देखेंगे वो ग्रोइंग है, और इस वजह से जो है राइटिंग पेपर भी एक मीडियम ग्रोइंग इंडस्ट्री है। वहीं न्यूज़पेपर की बात करेंगे तो वो आप एक स्लो ग्रोइंग इंडस्ट्री कह सकते हैं। वहीं अगर आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड
इसका ऑपोजिट है। वर्ल्ड वाइड जो है वो स्लो ग्रोइंग है, यानी 1%, 1.5% से ग्रो करती है, 2% से ग्रो करती है, और कुछ कंट्रीज़ में तो इनफैक्ट डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है। वहीं अगर इंडिया में पर कैपिटा यूज़ की बात करें तो इंडिया में अभी पर कैपिटा सिर्फ 13 kgs पर एनम ही पेपर यूज़ होता है। वहीं अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो जर्मनी जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करता है, ऑलमोस्ट 250 kgs पर कैपिटा, और सेकंड नंबर पे आता है यूएस। तो अगर आप यूएस को देखेंगे तो वो भी अराउंड 200 kgs पर एनम यूज़ करता है। वर्ल्ड वाइड अगर आप ग्लोबल एवरेज भी लेते हैं तो ऑलमोस्ट 50-55 kgs के आसपास आता है। तो इंडिया में अगर आप देखेंगे तो अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है मतलब पेपर के यूज़ को बढ़ाने का। वहीं एक और की फैक्टर रहता है कि जैसे जैसे जो है, क्योंकि प्लास्टिक्स पोल्यूटिंग होते हैं, तो जैसे जैसे अगर गवर्नमेंट प्लास्टिक्स पे बैन करेगी तो वो भी एक अच्छा ट्रिगर रहेगा फॉर दी पेपर इंडस्ट्री। अब बहुत से लोगों को लगता है कि यार ये तो एक डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है, डेड इंडस्ट्री है, यहाँ पे तो कुछ होना ही नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूँ तो हाँ, ग्लोबली तो आप कह सकते हैं ये बात सच है, लेकिन इंडिया में अभी भी जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा रनवे है इन टर्म्स ऑफ पेपर कंजम्पशन। अब बात करते हैं एंट्री बैरियर या फिर प्राइसिंग पावर की। तो मेनली जो है 3 तरीके के पेपर्स में जो है, जो आपका राइटिंग पेपर है उसमें थोड़ा ज़्यादा एंट्री बैरियर रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ पेपर। वो इसलिए क्योंकि जो है नॉर्थ में या साउथ में बात करें तो कुछ की ब्रांड्स हैं। जैसे अगर आप नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में जो है आपका जेके पेपर हुआ या वेस्ट कोस्ट हुआ, ये जो है कुछ की ब्रांड्स हैं जो कि अगर आपने कभी प्रिंट आउट्स निकाले होंगे तो आपको ने देखा होगा कि जेके के ही जनरली पेपर्स यूज़ होते हैं, जेके कॉपियर के या फिर ओरिएंट के यूज़ होते हैं। तो मतलब एक कस्टमर फेसिंग इंडस्ट्री है, तो थोड़ा ब्रांड वैल्यू की जो है फ़ायदा रहता है, साथ साथ कितने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका भी फ़ायदा मिलता है। तो जैसे जेके की बात करें तो उनके ऑलमोस्ट 4000 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो उस वजह से उनके पास थोड़ी ज़्यादा प्राइसिंग पावर रहती है एज़ कम्पेयर टू जो नॉन ब्रांडेड प्लेयर्स हैं। वहीं जो है अगर आपका लीस्ट प्राइसिंग पावर वाली इंडस्ट्री की बात इस सेगमेंट की बात करें इस इंडस्ट्री में, तो वो है क्राफ्ट पेपर। उसमें मार्जिन्स भी जो है सबसे ज़्यादा कम रहते हैं, 5-6% के मार्जिन पे काम करते हैं। और साथ साथ जो है क्योंकि B2B बिज़नेस रहता है, तो ये जो क्राफ्ट पेपर से जो सप्लाई करते हैं ये बॉक्स मेकिंग इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं, जो बॉक्सेस बनाते हैं। और साथ साथ जैसे कुछ कंपनीज़ को सप्लाई करते हैं, जैसे कि फार्मा कंपनीज़ हो गई या जो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे बॉक्सेस की ज़रूरत होती है फॉर दी पैकेजिंग, उन्हें सप्लाई करते हैं। तो होता क्या है, क्योंकि B2B बिज़नेस है और ऑब्वियसली सिक्लिकल तो है ही, तो ज़्यादा प्राइसिंग पावर अवेलेबल नहीं रहती है और कमोडिटी प्राइजेस के हिसाब से जो है उसके प्राइजेस चेंज होते रहते हैं। वहीं जो पैकेजिंग बोर्ड है वो जो है एक मीडियम एंट्री बैरियर कह सकते हैं या मीडियम प्राइसिंग पावर वाली इंडस्ट्री है। अब इन सारी सेगमेंट्स में जो है कुछ कंपनीज़ हैं जो कुछ सेगमेंट में ऑपरेट करती हैं, कुछ हैं जो दूसरे सेगमेंट्स में ऑपरेट करती हैं, तो हम उन सबको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे राइटिंग पेपर वाली कंपनी को हमें राइटिंग पेपर वाली से ही कंपेयर करना रहेगा, जो क्राफ्ट पेपर बनाती है उसे क्राफ्ट पेपर वाली से ही कंपेयर करना रहेगा, क्योंकि जो ROCE प्रोफाइल्स हैं या जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स के प्रोफाइल हैं, ये जो है सब डिफरेंट होते हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज़। तो अगर ग्लोबली बात करूं तो जो ग्रोथ रेट है वो न्यूज़ प्रिंट का जो है ग्लोबली 2.6% से ग्रो कर रहा है। वहीं जो राइटिंग पेपर है वो 4.86% से ग्रो कर रहा है वर्ल्ड वाइड। साथ साथ जो पैकेजिंग बोर्ड और पैकेजिंग पेपर है वो 8.37% से ग्रो कर रहा है ग्लोबली। तो ये जो है उसमें क्राफ्ट पेपर या फिर डुप्लेक्स पेपर बोर्ड, ये 2 टाइप के आते हैं, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ रही है, ज़्यादा लोग जो है कंज्यूम कर रहे हैं। तो जो पैकेजिंग पेपर और बोर्ड या क्राफ्ट पेपर है इसमें तो कोई भी कमी नहीं है, ये तो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। और उसके अलावा जो दूसरा जो आपका एप्लीकेशन है जिसकी वजह से ग्रो कर रहा है वो है टिश्यूज़, जो कि 17.75% से ग्रो कर रहा है। और अब कोविड के बाद मुझे लगता है ये रेट और ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा होगा। ये जो है थोड़े पुराने नंबर्स हैं, 1-2 साल पुराने। उसके अलावा जो है आपका पोस्टर्स या फिर बोर्ड्स हैं वो 10.75 और 6.45% रिस्पेक्टिवली से ग्रो कर रहे हैं। तो एट अ हाई लेवल जो मेन ग्रोथ ड्राइवर्स नज़र आते हैं ग्लोबली वो हैं टिश्यूज़, और उसके बाद जो है पैकेजिंग पेपर या फिर जिसे क्राफ्ट पेपर या डुप्लेक्स पेपर बोर्ड कहते हैं, वो वाले पेपर्स। अब थोड़ा जो है हम ये समझ लेते हैं कि इस इंडस्ट्री की वैल्यू चेन क्या है, यानी कि उसका जो बनाने का प्रोसेस है वो क्या रहता है और किस प्रोसेस में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। एट अ हाई लेवल होता क्या है कि भाई 2 तरीके के रॉ मटेरियल्स होते हैं, या तो वुड से बनाते हैं या तो जो है एग्री रेसिड्यू से बनाते हैं, और एक तीसरा रॉ मटेरियल भी रहता है जो कि है वेस्ट पेपर।
तो कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो प्योर जो है वुड यूज़ करती हैं। अगर आप बाहर के कंट्रीज़ में देखेंगे जैसे मलेशिया हुआ या थाईलैंड हुआ, क्योंकि वहाँ पे वुड की जो सप्लाई है वो चीप रहती है, तो वहाँ पे जनरली जो पेपर है वो वुड से बनाया जाता है। अब वुड में भी सॉफ्ट वुड का पेपर होता है या हार्ड वुड का पेपर होता है, तो दोनों का अलग अलग प्रोसेस रहता है। उसके अलावा जो है इंडिया में अगर आप देखेंगे तो मेनली जो पेपर होता है ना वो एग्रीकल्चरल रेसिड्यू और वुड को मिला के बनाया जाता है। कुछ कंपनीज़ हैं जो प्योर वुड से बनाती हैं, कुछ जो है वो एग्रीकल्चरल रेसिड्यू से बनाती हैं और कुछ मिला के बनाती हैं। तो जैसे पंजाब में या हिमाचल में, यहाँ पे इनफैक्ट साउथ में भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर कंपनीज़ जो हैं वो आपका शुगर केन होता है या फिर जो है बाकी कुछ ऐसे मतलब वो रहते हैं प्लांट्स जिनका जो है रेसिड्यू यूज़ करके आप पेपर को बना सकते हैं। तीसरा जो है वो वेस्ट पेपर है, तो इससे जो है जनरली क्राफ्ट पेपर हुआ, इस तरीके के जो पेपर हैं वो वेस्ट पेपर से बनते हैं। तो एट अ हाई लेवल ये 3 तरीके के रॉ मटेरियल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस इंडस्ट्री इसमें जो है आप यूज़ कर रहे हैं। उससे जो है हम कन्वर्ट करते हैं उसे पल्प में। अब पल्प को कन्वर्ट करने के लिए 2 तरीके रहते हैं, एक होता है केमिकल प्रोसेस, तो वुड जो है जनरली केमिकल प्रोसेस से जाता है। वेस्ट पेपर को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो एक मैकेनिकल प्रोसेस से भी जो है आप ट्रीट करके पल्प बना सकते हैं। तो पल्प कैसा नज़र आता है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब उस पल्प को जो है फाइनली पेपर में कन्वर्ट किया जाता है और फिर पेपर जो है एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है फॉर मेकिंग बोर्ड्स या फिर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड, फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। तो जो कन्वर्टर इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें सप्लाई होता है। तो एट अ हाई लेवल अगर आप वैल्यू चेन समझेंगे तो सबसे पहले स्टेप पे जो आपका जिनसे रॉ मटेरियल लिया जाता है वो या तो फार्मर्स होते हैं, या फिर अगर आप वुड यूज़ कर रहे हैं तो इंडिया में स्पेसिफिकली जो है चलन है वो है एग्रो फॉरेस्ट्री का। अब एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब ये है कि फार्मर्स से जो है ये लोग ट्रीज़ कल्टीवेट करवाते हैं, अपनी प्लांटेशन लगवाते हैं स्पेसिफिक ट्रीज़ की, और उन्हें जो है यूज़ करते हैं फार्मर से परचेज़ करके। वहीं जो है अगर आप फॉरेन में देखेंगे तो कुछ कंट्रीज़ में जो है वो फॉरेस्ट का जो ट्रीज़ हैं उन्हें यूज़ किया जाता है, लेकिन इंडिया में जो है ज़्यादातर प्लेयर्स ऐसा नहीं करते क्योंकि फॉरेस्ट कवर जो है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट हो चुका है और मुश्किल से जो है 20-22% ही फॉरेस्ट कवर बचा है। तो इस वजह से जो है मेनली एग्रो फॉरेस्ट्री का ज़्यादा चलन है और एग्रीकल्चरल रेसिड्यू का ज़्यादा चलन है। अब ये समझ लेते हैं कि इसकी जो पेपर बनाने का प्रोसेस है उसकी कॉस्ट प्रोफाइल कैसी नज़र आती है, यानी मेन कॉस्ट कौन कौन सी हैं जो कि इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मेन कॉस्ट है वो है ऑब्वियसली रॉ मटेरियल की, जो कि या तो वुड है या फिर एग्री प्रोड्यूस है या फिर वेस्ट पेपर है। तो जनरली 30 to 40% के आसपास जो है जो आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो रहती है। अगर जो है आपका खुद की अपनी प्लांटेशन है तो ये कॉस्ट थोड़ी कम रहती है। तो इसमें क्या रहता है ना कि जनरली कंपनीज़ ये प्रेफर करती हैं कि हम अपने नियर बाय एरियाज़ में ही एग्रो फॉरेस्ट्री करवाएं या वहीं से ही अपना प्लांट लगाएं ताकि जो है आसानी से सोर्स किया जा सके रॉ मटेरियल। और कुछ जो है वेस्ट पेपर जो है यूज़ करती हैं, तो वो कोशिश करती हैं कि जो आसपास के एरियाज से जो रद्दी वाले होते हैं उनसे ही ख़रीद के जो है वेस्ट पेपर यूज़ किया जाए। तो जब आप किसी कंपनी को एनालाइज़ करें तो ये ज़रूर देखिएगा कि वो उनका जो रॉ मटेरियल का सोर्स है वो एटलीस्ट मतलब 150-200 किलोमीटर के अंदर हो। अगर उससे ज़्यादा रहता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है और जो इंडस्ट्री है या जो कंपनी है वो उतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं रहती। तो दूसरा जो की रॉ मटेरियल है या फिर जो दूसरा मेन कंपोनेंट है वो है पावर। तो पावर जो है ऑलमोस्ट 10-15% के आसपास रहती है ऑफ द एंटायर वैल्यू चेन। और इसमें जो है ऐसे प्लेयर्स जिनकी कैप्टिव पावर है उनकी ऑब्वियसली कॉस्ट कम रहती है, 10-11% के आसपास रहती है। जिनकी नहीं है कैप्टिव पावर वो 15%, 18%, 20% के आसपास रहती है ऑफ द एंटायर कॉस्ट। अब इस स्लाइड में जो है मैं बात करूँगा कि जो है कौन सी की स्ट्रेंथ हैं जो कि आपको देखनी चाहिए किसी भी कंपनी में अगर आप पेपर सेक्टर को कंपेयर कर रहे हैं तो किन्हीं भी 2 कंपनीज़ को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं पेपर सेक्टर की, तो मेनली ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जिससे आप जज कर पाएंगे कि कौन सी कंपनी बेटर है दूसरी कंपनी से। तो जो सबसे पहली है वो है प्रोडक्ट मिक्स, यानी कि जो मैंने 4-5 तरीके के पेपर्स बताए थे ना, अगर कोई एक कंपनी है जो कि किन किन प्रोडक्ट मिक्स में जो है काम करती है, तो अगर ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होगी तो उतना ही बेटर रहेगा क्योंकि जो ये प्राइजेज़ हैं वो हर पेपर की जो है अलग अलग तरीके से चलती हैं और अरे अलग अलग तरीके, क्योंकि जैसे डिमांड और सप्लाई है, जैसे जो इंडस्ट्रियल यूज़ का पेपर है उसकी डिमांड सप्लाई अलग चलेगी, जो कस्टमर के यूज़ का पेपर है यानी राइटिंग पेपर है उसकी डिमांड सप्लाई थोड़ी कस्टमर्स के हिसाब से चलेगी, बॉक्सेस की अलग चलेगी। तो इस तरीके से अगर आप ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रहेंगे तो आपके ऊपर साइकिल्स का थोड़ा कम इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद जो है आपका दूसरा जो की फैक्टर की स्ट्रेंथ है जो हमें देखनी चाहिए
वो है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ, यानी कि कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना बड़ा है, स्पेशली राइटिंग पेपर में अगर आप हैं तो आपका कितने अच्छे कितने बड़े रीजन को कवर करते हैं, कितने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कितने ज़्यादा डीलर्स हैं, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। तीसरे नंबर पे जो आता है वो है आपका कॉम्पिटिटिव कॉस्ट स्ट्रक्चर, यानी कि जो मैंने बताया था मेनली ये 2-3 कॉस्ट हैं, उसमें जो है आपका रॉ मटेरियल की सप्लाई है वो कितनी एफिशिएंट है, तो जितनी ज़्यादा क्लोज आपका रॉ मटेरियल होगा उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ साथ अगर आप खुद अपनी एग्रो फॉरेस्ट्री कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके अलावा जो है अगर आपकी कैप्टिव पावर है तो वो ज़्यादा बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू अगर आप जो है पावर को गवर्नमेंट से ले रहे हैं तो ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेनली कौन कौन सी सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं इंडिया में जो कि इस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी कंपनी है वो है आईटीसी, जिसका जो पेपर का जो सेगमेंट है वो ऑलमोस्ट 4% ऑफ द कैपेसिटी है ऑफ द इंटायर इंडिया। दूसरे नंबर पे जो आता है वो है जेके पेपर, तीसरे पे आता है तमिलनाडु पेपर। बट एट अ हाई लेवल कोई भी कंपनी जो है वो 2-3% से ज़्यादा, आईटीसी को छोड़ दें तो 4%, ओवरऑल जो है 1-2% से ज़्यादा नहीं रखती। अब नेक्स्ट इस स्लाइड में जो है आपको मेनली की प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं जो कि इस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। जेके पेपर हुआ, तमिलनाडु पेपर हुआ, आईटीसी हुआ, बल्लारपुर, ये इंडिया का लार्जेस्ट कैपेसिटी वाला प्लेयर था, वो जो है कुछ सालों पहले शट डाउन हो चुका है, पर ये थोड़ी पुरानी इमेज है तो आपको इसमें नज़र आ रहा है। उसके अलावा जो है आपका आंध्रा पेपर हुआ और भी जो है जो मेन प्लेयर्स हैं आप इसमें देख सकते हैं, और वो किस किस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं वो भी आप देख सकते हैं। अब इस सेक्टर में कौन सी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई हैं, कोविड की वजह से क्या क्या चेंजेस आए हैं, उस बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली हुआ क्या है कि कोविड की वजह से क्योंकि स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हो गए हैं, तो जो भी कंपनीज़ जो है राइटिंग पेपर में इन्वॉल्व थी ओब्वियसली उनको जो है बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, या फिर उनके जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक कर गए हैं, उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा कम हो गया है। वहीं जो पेपर बोर्ड और साथ साथ जो है आपका क्राफ्ट पेपर के साथ इन्वॉल्व थे, जैसे कि कुछ कंपनीज़ हैं जैसे जीनस पेपर हुआ, और भी कुछ कंपनीज़ हैं, आप पिछली इमेज में देख सकते हैं कि क्राफ्ट पेपर वाली कौन कौन सी कंपनीज़ हैं। वो उन्हें जो है फ़ायदा मिला है क्योंकि अब जो है ऑनलाइन का शॉपिंग ट्रेंड ऑब्वियसली ऑनलाइन का बड़ा है क्योंकि कोविड की वजह से, और ओवरऑल भी एक ग्रोइंग प्रोफाइल में ही थे पहले भी, और अब जो है वो उनका जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा एक्सेलरेट हो गई है ड्यू टू कोविड, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ी है, कार्टन्स की जो डिमांड है वो बढ़ गई है। के अलावा जो है कुछ और चीज़ें हैं जो कि हुई हैं इस इंडस्ट्री में, वो है क्राफ्ट पेपर जो कि रॉ मटेरियल है फॉर द कॉरुगेटेड बॉक्स, उनकी क्राफ्ट पेपर की प्राइसेस बढ़ गई हैं। और जो मेन रीज़न बता रहे हैं क्राफ्ट पेपर की प्राइसेस बढ़ने का वो ये है कि क्राफ्ट पेपर जो है मेनली वेस्ट पेपर से बनता है, और वेस्ट पेपर जो है वो मेनली यूएस और यूरोप में ही ज़्यादा प्रोड्यूस होता है क्योंकि उन लोगों का जो कंजम्पशन है ना वो इतना ज़्यादा है। हालांकि वो लोग रिसाइकल उतने अच्छे से नहीं करते हैं, बहुत कम रिसाइकल करते हैं, 15-20% ही रिसाइकल होता है वहाँ पे। बट वो भी क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी वॉल्यूम में होता है, मेनली चाइना, इंडिया, थाईलैंड और पूरे एशिया में जो है वो वेस्ट पेपर सप्लाई करते हैं, यानी कि जो रिसाइकल करते हैं पेपर उसे जो है इंडिया में भेजते हैं और बाकी जगहों पे भेजते हैं, जो कि वहाँ रिसाइकल होके जो है बॉक्सेस में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी पेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी हुआ क्या था, पिछले कुछ सालों पहले, लगभग 2-2.5 साल पहले 2017 में चाइना ने क्या हुआ कि अनाउंस किया कि हम जो है क्योंकि जो वेस्ट पेपर आ रहा है जिसे स्पेसिफिकली मिक्स्ड पेपर बोला जाता है, जो कि रेजिडेंशियल यानी कि घरों से जो है उठाया जाता है और जिसमें जो है हर तरीके का पेपर मिक्स होता है। तो बेसिकली होता क्या है ना कि अभी तक हो क्या रहा था कि जो यूएस और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इंडिया, चाइना और स्पेसिफिकली एशियन कंट्रीज़ को जो है एक डंप यार्ड की तरह समझ के जो है जो भी जो है आपका रिसाइकल जो वेस्ट पेपर है और जो भी आपकी रद्दी इकट्ठी होती है, तो क्योंकि वहाँ स्पेसिफिकली बिन्स होते हैं, अगर आप देखेंगे तो हर जगह पे एक जो है आपका रिसाइकल अलग रहता है और वेट जो है आपका वेस्ट अलग रहता है, सिमिलरली ड्राई वेस्ट अलग रहता है। तो जो सेग्रीगेशन है वो लोग खुद करते हैं, बट क्योंकि लोग उतना ज़्यादा ढंग से एफिशिएंटली नहीं देखते, अब मैं वहाँ रहता था, बहुत बार क्या होता था लोग गलत बिन्स में जो है डाल देते थे, तो इस वजह से होता क्या है कि जो पूरा का पूरा बिन है वो यूज़लेस हो गया, यानी कि उसकी जो ओवरऑल अगर आप कंटेंट देखेंगे ना तो जो रिसाइकल्स हैं वो उसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा हो गई। तो अब क्योंकि चाइना ने इतना ज़्यादा स्ट्रिंजेंट एक्शन लगा दिया, तो हुआ क्या कि अगर वो लोग जो है उसे खुद से सॉर्ट करने लगते, तो क्योंकि उनकी लेबर वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी है, तो होगा क्या कि जो ओवरऑल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उन्हें जो है वो शिप करना उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। अगर मैं बात करूं तो जो है अभी ऑलमोस्ट $100 के आसपास जो है वो शिप करते हैं मिक्स्ड पेपर की अगर बात करूं तो।
और $80 जो है उनकी कॉस्ट आती है विदाउट एनी जो है, अगर वो फर्दर सेग्रीगेशन करें। अगर वो फर्दर सेग्रीगेशन खुद से करने लगें तो जो कॉस्ट है वेस्ट मिक्स्ड पेपर की वो और ज़्यादा हो जाएगी, $100 से ज़्यादा, और जो है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ का जो रिसाइकलिंग, इनफैक्ट अगर आप न्यूज़ में देखेंगे तो काफ़ी जगहों पे क्या हुआ था कि जैसे कैलिफोर्निया में और ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारी काउंटीज़ ने जो है वो इनफैक्ट ये प्रोग्राम्स ही बंद कर दिए थे कि भाई आप रिसाइकल जो है मत करिए। तो इस वजह से हुआ क्या था कि ओवर सप्लाई हो गई थी ऑफ वेस्ट पेपर। तो एट अ हाई लेवल इस सब स्टोरी से हुआ क्या कि जो वेस्ट पेपर है, क्योंकि चाइना ने जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, तो वेस्ट पेपर की जो है ओवर सप्लाई हो गई थी इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, जिसकी वजह से वेस्ट पेपर की प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। और उसकी वजह से जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स थे और जो बाकी कंट्रीज़ के मैन्युफैक्चरर्स थे उन्हें फ़ायदा मिल गया था, और चाइना के जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्हें नुकसान हुआ था, क्योंकि वो लोग जो है अब उन्हें ऑब्वियसली जो है जो वहाँ पे रिसाइकल हो रहा था सिर्फ वही पेपर यूज़ कर सकते थे, और जो बाहर से सस्ता इंपोर्ट आता था वो नहीं यूज़ कर पा रहे थे। तो वो लोग थोड़े अनकॉम्पिटिटिव हो गए, तो और इंडियन प्लेयर्स और बाकी प्लेयर्स थोड़े और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए, क्योंकि उन्हें सस्ता जो है रॉ मटेरियल मिलने लगा। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे तो लास्ट साइकिल भी उसका जो मेन रीज़न है वो यही था। बट अभी स्पेसिफिकली क्या हुआ है कि चाइना ने जो 1% इम्प्योरिटी वाली चीज़ थी उसे भी ख़त्म कर दिया है, उन्होंने पूरा बैन ही लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें वेस्ट पेपर जो है करना ही नहीं है, और उसका जो मेन रीज़न है वो ऑब्वियसली ये है कि कंट्रीज़ जो है अपना दूसरे कंट्रीज़ को डंप यार्ड समझती हैं, और उसका जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो क्योंकि चाइना ऑब्वियसली बाकी इंडस्ट्रीज़ में भी देखेंगे तो पोल्यूशन को कर्व करने की कोशिश कर रहा है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने जो है मना कर दिया है कि हम जो है आप सीधा पल्प भेजिए, यानी उसे कन्वर्ट करके पल्प में तो हम लेंगे, वरना कुछ भी हमें प्लास्टिक वेस्ट हुआ या फिर जो है आपका पेपर वेस्ट हुआ उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हिस्टोरिकली ऐसा नहीं था, 1980 से लेके टिल लाइक मिड 2000s जो है अभी काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट, इनफैक्ट वो लार्जेस्ट इंपोर्टर थे ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। तो अभी इस न्यूज़ की वजह से हुआ क्या है कि अभी जनवरी 2021 से ये पूरी तरीके से बैन लगने वाला है। तो इस वजह से हुआ क्या है कि चाइना की जो कंपनीज़ हैं वो स्टॉकअप करके रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्टॉकअप कर रहे हैं। तो इस वजह से जो रॉ मटेरियल है उसकी प्राइजेस बढ़ गई हैं, स्पेसिफिकली क्राफ्ट पेपर की के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, जो वेस्ट पेपर है उसकी प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। साथ साथ हुआ क्या है कि कोविड की वजह से जो जनरेशन है वेस्ट पेपर का वो कम हो गया था, तो जो अगर आप प्राइजेस देखेंगे तो $100 से बढ़ के ऑलमोस्ट $200 से भी ज़्यादा हो गई थी। तो उसका जो है कुछ इम्पैक्ट आ रहा था उन इंडस्ट्रीज़ पे जो कि इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट थे ऑन देयर वेस्ट पेपर। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ की ट्रिगर्स की जो हमें देखने रहेंगे इन फ्यूचर अगर आप इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहला तो ऑब्वियसली स्कूल रीओपनिंग, जो कि डिमांड में थोड़ा पुशअप देगा। दूसरे नंबर पे आता है चाइना फैक्टर, जो कि चाइना, क्योंकि सभी कमोडिटीज़ में आप देखेंगे तो चाइना फैक्टर हमेशा ही आता है अगर वो एक ग्लोबल कमोडिटी है तो, क्योंकि चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी रहता है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी रहता है मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज़ का। तो अगर चाइना में कोई भी बैन लग रहा है, कोई भी आपका जो है इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है, कुछ भी इस तरीके का हो रहा है, तो वो हमें देखना रहेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर कमोडिटी के लिए। और तीसरा जो है आपका एक एशियन कंट्रीज़ के साथ जो है इंडिया का एक जो है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि वहाँ से जो भी इंपोर्ट्स आते हैं पेपर के, वो उनके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगती। तो अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में जो इंडिया के पेपर इंपोर्ट्स हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। 0% जो थे ऑलमोस्ट 8-10 साल पहले, वो अब बढ़ के जो है 20% तक चले गए हैं धीरे धीरे बढ़ के, और अभी और ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो जो इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट से कंटिन्यूसली बोल रही है कि आप इनके ऊपर जो है कुछ ना कुछ करिए, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री है पेपर इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है जो आपका जो एशियन कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसे चेंज करने की, और जो है कुछ टैक्सेस वगैरह लगाने की बात चल रही है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बहुत अच्छी खबर रहेगी, और वो एक ट्रिगर हो सकता है फॉर देयर री रेटिंग। अब इस इमेज में आप देख सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रीवियस साइकिल, अब ऑब्वियसली सिक्लिकल इंडस्ट्री है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रख सकते, आप 2-3 साल के लिए वेट करके साइकिल को प्ले आउट कर सकते हैं और फिर आपको एग्जिट करना रहता है। इस तरीके का मेनली रहता है सिक्लिकल्स में। तो क्योंकि ये जो लास्ट टाइम जो साइकिल आई थी वो आई थी 2018 में, तो अगर आप देखेंगे तो 2017 से लेके 2018 तक जो है बहुत तेज़ी से जो है पेपर इंडस्ट्री के सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट जो है 3 गुना 4 गुना 5 गुना हुए थे, और फिर 2018 से लेके अगर आप अभी देखेंगे तो जो है वापस से गिर रहे हैं। तो ये जो लास्ट साइकिल प्ले आउट हुई थी वो क्यों प्ले आउट हुई थी उसके बारे में मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ।
तो जो लास्ट साइकिल प्ले आउट हुई थी मेनली 2 रीजंस की वजह से हुई थी। एक तो जो है चाइना फैक्टर, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो चाइना ने क्या किया था कि जो है बैन लगा दिया था ऑन द इम्पोर्ट ऑफ मिक्स्ड पेपर। बैन नहीं लगाया था एक्चुअली में, उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे कि हमें इतनी प्योरिटी चाहिए, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता तो उसे आप एक तरीके से बैन ही समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिक्लाइन हुआ था जो इम्पोर्ट्स हैं, और अगर कंटिन्यूसली देखेंगे 2020 तक डिक्लाइन ही हो रहा है। उसके अलावा जो दूसरा फैक्टर था वो था इंडिया की जो लार्जेस्ट पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, जो कि बलारपुर इंडस्ट्रीज़ थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा लेवरेज कर रखा था, कैपेसिटी एक्सपेंशन करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा डेट ले लिया था, और वो सस्टेन नहीं कर पाए, और इस वजह से जो है उसे शट डाउन करना पड़ा उन्हें। तो ये जो ऑब्वियसली क्योंकि जो कंपनी शट डाउन हो गई, इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी जो थी वो कम हो गई, और डिमांड अच्छी चल रही थी उन दिनों, तो डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई, एक फैक्टर। और दूसरा फैक्टर रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, क्योंकि चाइना में जो है जो रॉ मटेरियल है उस पर बैन लग गया। तो इन 2 रीज़न्स की वजह से आपको बेसिकली जो है ना यही सब चीज़ें देखनी रहती है कि डिमांड सप्लाई में क्या चल रहा है। अभी जैसे 2021 में जो है पूरा बैन लगने वाला है, बट इस बार लोग कह रहे हैं, इस बार अगर आप न्यूज़ वगैरह देखेंगे तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो डिमांड है चाइना की वो इतनी ज़्यादा कम हो चुकी है। फ्रॉम 20 मिलियन 2018 में जो थी सिर्फ 5 मिलियन रह गई है। तो ऑब्वियसली अब जब बैन पूरी तरीके से लग जाएगा इन जनवरी, वो 5 मिलियन भी ख़त्म हो जाएगी। बट अब उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ओवरऑल प्राइस डिक्लाइन होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। ऑलरेडी जो है चाइना अब काफ़ी कम जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट कर रहा है। बट जो नेक्स्ट साइकिल है वो शायद इस तरीके से प्ले आउट हो सकती है, जैसे जब आपके स्कूल्स खोलेंगे तो वापस से जो है डिमांड इंक्रीज़ करेगी, तो आप उस साइकिल को डेफिनेटली प्ले आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इस तरीके की इंडस्ट्री को वैल्यू करना है तो आपको कौन कौन सी की मेट्रिक्स हैं जिनके थ्रू आप वैल्यू कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली जो आपकी मेट्रिक है वो है एबिटा पर टन, यानी कि कितना एबिटा कमा रही है ऑन एवरी टन ऑफ पेपर दैट इज़ सोल्ड। तो जब आप किन्हीं भी कंपनीज़ को कंपेयर करेंगे तो आपको हर एक का एबिटा पर टन कंपेयर करके आप आइडिया लगा सकते हैं। उसके अलावा जो आप नॉर्मल मेट्रिक्स देखते हैं, जैसे डेट इक्विटी हुआ, प्रमोटर्स का स्टेक देखना, उसके अलावा प्लेजिंग देखना, वो सब तो ऑब्वियसली आपको देखना ही है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये स्पेसिफिक कुछ मेट्रिक्स हैं जो कि पेपर इंडस्ट्रीज़ में आपको देखनी ही चाहिए। प्राइस अर्निंग की बजाय जो है प्राइस टू बुक से वैल्यू करने की कोशिश करिए, तो प्राइस टू बुक ऑब्वियसली एक वैल्यूएशन मेट्रिक हो गया। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो जनरली जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एट इट्स पीक है, दैट इज़ द टाइम टू एक्चुअली सेल द स्टॉक। और जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि कंपनी लॉसेस में हो रही है, दैट इज़ एक्चुअली द टाइम टू बाय द स्टॉक। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सिक्लिकल स्टॉक है, तो जब वर्स्ट टाइम होता है दैट इज़ एक्चुअली द टाइम टू बाय, एंड जब बेस्ट टाइम होता है दैट इज़ एक्चुअली द टाइम टू सेल। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी किस तरीके से रहती है, कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए। बट एट अ हाई लेवल आप इन 3-4 चीज़ों को देख के जो है वैल्यू कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स जैसे मैंने आपको बताए थे कि कैप्टिव पावर है या नहीं, उसके अलावा एनवायरनमेंट के लिए वाटर कितना कंज्यूम कर रही हैं, और ये सब चीज़ें, रॉ मटेरियल की जो है कितना % जो है कॉस्ट में रहता है, रॉ मटेरियल की एफिशिएंट सोर्सिंग है या नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत ज़्यादा हैं या नहीं, ये सब चीज़ें भी देख के आप कंपेयर कर सकते हैं। फाइनली बात कर लेता हूँ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की पेपर इंडस्ट्रीज़ में। तो पेपर क्या है, ये जो है एक जनरल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है फॉर एनी सिक्लिकल्स। इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बना चुका हूँ, बट इसमें मैं थोड़ा और समराइज़ कर देता हूँ कि सिक्लिकल्स को जो हम वैल्यू करते हैं, स्पेसिफिकली पेपर इंडस्ट्री को अगर करते हैं, तो हमें कब एंट्री करनी चाहिए और कब एग्जिट करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, सिक्लिकल कंपनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम ऐसी कंपनीज़ देखते हैं जो कि इतनी ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव ना हो, जो कि जो है हाई ग्रोथ हो, स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स हो, साथ साथ जो है आपका जो हाई ROCE कंपनीज़ हो, और अच्छी अगर आपको वैल्यूएशन पे मिले तो जो स्ट्रक्चरल स्टोरीज़ होती हैं, लॉन्ग टर्म स्टोरीज़ होती हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म प्लेस के लिए रखने हैं। इस तरीके की स्टोरीज़, शुगर इंडस्ट्री हुई, पेपर इंडस्ट्री हुई, कोई भी स्टील, एल्यूमिनियम, कोई भी कमोडिटी हुई, ये सब जो है आपकी सिक्लिकल्स हैं। इनमें एंटर करना है 1-2 साल में साइकिल को, बेसिकली अपॉर्चुनिस्टिक बेट्स लगानी है, और 1-2 साल में जब आपकी साइकिल अपटर्न में आए तो आपको निकल जाना है। तो जो मेन फैक्टर्स हैं वो है, सबसे पहला, एंट्री कब करनी है। एंट्री तब करनी है जब साइकिल एट इट्स वर्स्ट हो। अब ये पता लगाना बहुत ही कठिन होता है कि वर्स्ट कब है।
आप वर्स्ट सोच रहे हैं, हो सकता है वर्स्ट 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, तो इसमें आपको 2-3 साल लग सकते हैं साइकिल को प्ले आउट होने में, बट डेफिनेटली प्ले आउट ज़रूर होती है। तो जब जो है आरओसी लेवल्स बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हों, मार्जिन्स बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हों, प्राइस टू बुक अगर आप देखेंगे तो आपको 0.5, 0.3, 0.6 बहुत ही कम प्राइस टू बुक में कंपनीज अवेलेबल होती हैं, तो जो है आपका एंट्री का टाइम होता है। एग्ज़िट के टाइम की बात करें तो जो आपकी जो है मार्जिन्स एक्सपैंड हो गए हों, आरओसीज़ एक्सपैंड हो गई हों, बहुत अच्छी आरओसीज़ कर रही हों, डिमांड सप्लाई में जो है आपको नज़र आ रहा हो कि भाई डिमांड स्ट्रॉन्ग है, सप्लाई जो है उतनी ज़्यादा नहीं आ रही है। उसके अलावा जो है आपका जब ट्रिगर्स प्ले आउट हो जाएं तब जो है वो, अब जब एट इट्स पीक हो, वो एग्ज़िट का टाइम होता है। अब ये कैसे पता लगाएं कि आरओसी जो है पीक आउट हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। उसके लिए आपको इंडस्ट्री को ट्रैक करते रहना है कि भाई अच्छा, और एक्यूरेटली तो कोई भी नहीं कर पाता, तो डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कि आप ऊपर का जो 10-15-20% है वो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, और नीचे का भी जो है आपको 15-20% छोड़ना पड़ेगा। बट अगर आप बीच की साइकिल भी पकड़ लेते हैं ना, तो जो अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम देखेंगे तो स्टॉक्स 3-4 गुना हो जाता है, तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है अगर आप एक साइकिल को ठीक से प्ले आउट करते हैं। तो जनरली जो है अगर आप पी के थ्रू देखेंगे तो पी जो है जब साइकिल एट इट्स वर्स्ट होती है तो इसमें उल्टा चलता है। जब साइकिल एट इट्स वर्स्ट होती है यानी कि कंपनी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है, तो पी बहुत ज़्यादा हाई होता है जनरली। अब हाई ऑब्वियसली इसलिए होता है क्योंकि अब पी है प्राइस टू अर्निंग, तो जो प्राइस है वो तो जितनी है सो है, जो अर्निंग्स हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गिर जाती हैं, इनफैक्ट काफ़ी बार नेगेटिव हो जाती हैं। तो क्योंकि अर्निंग इतनी ज़्यादा गिर जाती हैं तो जो प्राइस टू अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, 100-200 तक भी चला जाता है कुछ इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ में, या फिर जो है नेगेटिव हो जाता है अगर वो लॉसेस में आ जाती हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो अभी काफ़ी कंपनीज़ का पी जो है वो नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है और आरओसीज़ काफ़ी डिप्रेस हो गई हैं, प्राइस टू अर्निंग नेगेटिव जा चुका है। उसके अलावा इस तरीके की कंपनीज़ में हमें ये देखना होता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे प्ले आउट हो सकती है। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब ये होता है कि जब रेवेन्यू X% से ग्रो होता है तो प्रॉफिट उससे भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होता है। तो जनरली वो तब प्ले आउट होगी जब अगर आपके पास अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी हो। तो जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है अगर आप बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं क्योंकि डिमांड कम है, और तब जब एक्चुअली में डिमांड आती है तो जब कैपेसिटी यूज़ होती है तो क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती, क्योंकि इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ में मैंने बताया था फिक्स्ड कॉस्ट बहुत हाई होती हैं। तो क्या होगा कि ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होगी, तो रेवेन्यू डबल होगा तो प्रॉफिट डबल नहीं होगा, प्रॉफिट ट्रिपल या 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि जो कॉस्ट है वो उतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ेगी। ऑलरेडी फिक्स्ड कॉस्ट तो आप दे ही रहे हैं, चाहे आप X प्रोड्यूस करें चाहे आप 2X प्रोड्यूस करें, वेरिएबल कॉस्ट उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है, फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी रहती हैं इन एनी सिक्लिकल इंडस्ट्री, नॉट जस्ट द पेपर इंडस्ट्री। तो ये था एक हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ द ओवरऑल पेपर इंडस्ट्री, जिससे आप किन्हीं भी कंपनीज़ को जो है कंपेयर कर सकते हैं इन दी पेपर इंडस्ट्री। अब अगली वीडियो में मैं बात करूंगा स्पेसिफिकली कुछ कंपनीज़ के बारे में, उन्हें कंपेयर करने की कोशिश करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे क्या वो एक्चुअली अभी ये वर्स्ट टाइम हो सकता है या और ज़्यादा वर्स्ट आएगा, ये सब डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। और फिर उसे टाइम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बट अगर आप फिर भी बॉटम के आसपास भी है ना, तो आप 2-3 साल का अगर पेशेंस रख पाएँ, 1 साल 2 साल का पेशेंस रख पाएँ और साइकिल को प्ले आउट करें, तो जो है आप बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं और बहुत ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं रहती है। जब आपकी साइकिल थोड़ी प्ले आउट हो जाए तो आप धीरे धीरे अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी बना के निकल सकते हैं। बट इस तरीके की कंपनीज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसा है। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करिएगा कि जो है बहुत ज़्यादा पैसे डाल दिए इस तरीके की कंपनी में और वन शॉट में डाल दिए। ये जो है आप एक टोकन मनी डालिए, आप देखिए जैसे जैसे वो साइकिल प्ले आउट हो रही है, जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, आपको अपना एलोकेशन बढ़ाना है धीरे धीरे, और उस साइकिल को जो है आपको पूरा का पूरा मतलब उसको रन करने की कोशिश करनी है फ्रॉम दी बॉटम टू दी टॉप। तो आई होप ये आपको इंडस्ट्री एनालिसिस थोड़ा डिटेल लगा होगा, आपको समझ आया होगा कि पेपर की कंपनीज़ को कैसे एनालाइज़ किया जाता है। इसी तरीके की डिटेल्ड एनालिसिस देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कमेंट हो तो मुझे बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, बाय बाय।